अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस सर काशिफ ने होमवर्क में दिए थे। उसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है, राइट अ कोड टू प्रोड्यूस रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म होता क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसकी वैल्यूज़ हैं 2 4 6, 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। 3 6 9 4 7 और 10। तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जो डायगोनल में वैल्यूज़ हैं उनको हमने 1 करना होता है, और उनके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जितनी भी नॉन डायगोनल वैल्यूज़ एक मैट्रिक्स में होती हैं, उनको हमने 0 कर देना होता है। यानी एक मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, इसको हम रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म कहते हैं उसकी। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, उसका एल्गोरिदम देख लेते हैं कि किस तरह से ये शुरू करना है हमने। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो ये होता है कि जो टॉप लेफ़्ट पे जो डायगोनल वैल्यू होती है, यानी इस इंडेक्स पे, इसको हमने 1 करना होता है। इसको 1 किस तरह करेंगे कि जो भी इस इंडेक्स पे वैल्यू हमारे पास पड़ी होगी, जो कि इस केस में 2 है, उससे हम इंटायर रो को हम उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, डिवाइड करने से पहले हम ये चीज़ नोट कर लेते हैं कि हम एक मैट्रिक्स पे किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो एक बेसिक ऑपरेशन है वो ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स की रो को हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। उससे पूरी मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरी रो को 2 4 और 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह 5 से डिवाइड कर सकते हैं। हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हमें रो वाइज अलाउड है। इसके अलावा हम किसी भी 2 रोज़ को आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो यानी हम इस पूरी रो के साथ हम स्वैप कर सकते हैं, ये भी हमें अलाउड है। और इसके अलावा जो एक और रो ऑपरेशन हमें अलाउड है वो ये है कि हम किसी भी 2 रोज़ को आपस में एक दूसरे में ऐड करवा सकते हैं या एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो इससे भी पूरी मैट्रिक्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी रीज़न ये है कि जो बेसिकली मैट्रिक्स होती है वो और कुछ नहीं बल्कि इक्वेशंस होती हैं। एक सेट ऑफ इक्वेशंस को अगर एक साथ लिख दें तो वो मैट्रिक्स फॉर्म बन जाती है। क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो जिन्होंने मैट्रिक्स पढ़ी उनको पता होगा कि जो पहले कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ये x1 वेरिएबल होती हैं, यानी 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इक्वल्स टू जो मर्ज़ी उसकी वैल्यू आती है। इस तरह हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो जो पहले वेरिएबल की वैल्यू होती है वो इस तरह पहले कॉलम में आ जाती है, एंड सो ऑन आखिरी वेरिएबल की वैल्यू आखिरी कॉलम में आती है। तो अब हमने देख लिया कि हम किस तरह के ऑपरेशंस एक मैट्रिक्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम आराम से रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म की तरफ जा सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था कि इस टॉप डायगोनल वैल्यू को हमने 1 करना है। तो उसको 1 किस तरह करेंगे कि जो भी इधर वैल्यू होगी उससे पूरी रो को हम उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। चलो, तो इस केस में हमारे पास 2 है, हम इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि R1 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड करके देख लेते क्या होता है। इधर हमारे पास 1 आ जाएगा, इधर हमारे पास 2 आ जाएगा और इधर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो एक 1 हम ले आए हैं। इसी तरह हमने सारे डायगोनल्स में 1 लाना होता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने टॉप डायगोनल पे 1 लाना है। अब अगला स्टेप ये है कि इस 1 के नीचे और ऊपर सारे हमने ज़ीरोज़ करने हैं। ऊपर तो ऑब्वियसली इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, लेकिन नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें हमने 0 करना है। वो ज़ीरो कैसे करेंगे, उसका भी बड़ा सिंपल सा स्टेप है कि अब क्योंकि यहाँ पे 1 हो चुका है, इसलिए जो भी यहाँ वैल्यू है उस वैल्यू से हम इस पूरी पहली रो को स्केलर मल्टीप्लाई करवा देंगे जो भी इस वैल्यू के साथ। यानी इस केस में यहाँ पे 3 है, तो हम इस पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करवा के इस दूसरी रो में से माइनस कर देंगे। तो होगा ये
कि इधर हमारे पास 0 बन जाएगा। तो इसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं कि 3R1 और किस में से इसको माइनस करना है, R2 को, यानी दूसरी रो से। तो जब ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा इत्तेफाक से। ज़रूरी नहीं है तीनों ही 0 हों, लेकिन इस केस में हमारे पास तीनों 0 हो गए, कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं। तो अब हम इसी तरह इस वाली वैल्यू को भी हमने 0 करना है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, जो भी इधर वैल्यू है यानी 4R1 उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे R1 को और माइनस करवा देंगे R3 में से, क्योंकि अब ये तीसरी रो है। तो इधर 0 हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा हमारे पास गालिबन -1 और इधर हमारे पास -2 हो जाएगा। तो इसको अब ज़रा साफ़ करके अगली स्लाइड में लिख लेते हैं। हमारे पास पहली कॉलम में 1 और उसके नीचे तमाम तर ज़ीरोज़ हो चुके हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये सारे हमारे पास ज़ीरोज़ हो गए थे, ये -1 और ये हमारे पास हो गया -2। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स अब बन गई है। 1 के नीचे सारे ज़ीरोज़ हो गए हैं, तो हम इस कॉलम पे हमारा जितना भी काम होना था वो हमारा हो चुका है। हम अब अगले डायगोनल पे जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब जब अगले डायगोनल पे गए हैं तो यहाँ पे हमें एक मसला नज़र आ गया, और वो मसला ये है कि क्योंकि हमने यहाँ पे 1 करना था लेकिन यहाँ ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा हल है कि जिधर भी डायगोनल में हमें 0 मिल जाए, उस डायगोनल के नीचे जितनी भी जिधर भी हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल जाएगी, जिस रो में नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी उस रो के साथ हमने स्वैप कर देना है। यानी बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि इधर हमारे पास 0 आ गया, अब हम एक लूप में नीचे सर्च करेंगे उसी कॉलम में जहाँ पे भी हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई, इस केस में अगली रो में मिल गई थी -1, उस रो के साथ हम इस पूरी रो को स्वैप कर देंगे। यानी होगा ये कि 1 2 3 यहाँ पे हमारे पास ये वाली रो आ जाएगी और जो ज़ीरोज़ वाली रो है वो हमारे पास नीचे चली जाएगी। इससे हुआ ये कि हमारा मसला हल हो गया। यहाँ पे हमें -1 चाहिए था, यहाँ पे हमें 1 चाहिए था और हमारे पास एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई है जिसको हम आसानी से 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका तरीका वही है जिस तरह हमने इसको 1 में कन्वर्ट किया था कि जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है उससे हम पूरी रो को उस वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको -1 से डिवाइड करेंगे हम तो इनके साइंस हो जाएंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब हमने फिर वही करना है कि इसके ऊपर और नीचे तमाम तर ज़ीरोज़ बनाने हैं। नीचे तो हमारे पास पहले ही 0 बना हुआ है और ऊपर 0 बनाने का तरीका फिर से वैसे ही है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है उससे इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी हमारे पास 0 बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जितनी भी मैट्रिक्स हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, हत्ता कि n/n की मैट्रिक्स भी अगर हमारे पास आ जाए तो उसको भी हम रेड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसका थोड़ा सा जेनेरिक बना के इसको लिखूं तो ये D1 ये 1 लिखना है मैंने, सॉरी, ये डायगोनल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है D एंड सो ऑन। हमारे पास अगर DN तक हो, इस तरह हमारे पास ये इधर इस रो में वैल्यूज़ हों, ये कॉलम में वैल्यूज़ हों, तो हम इसको भी बहुत ही आराम से रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीका यही है कि जितने भी डायगोनल पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको हम 1 कर देंगे और उसके नीचे और ऊपर हमने ज़ीरोज़ करने हैं। अगर डायगोनल में हमारे पास इधर 0 आ चुका है तो हम इसके नीचे तब तक सर्च करते रहेंगे जब तक हमें एक नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं मिल जाती। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फाइनली कोई नंबर आ गया, लेट्स से 4, तो हम इस रो के साथ, इस पर्टिकुलर रो के साथ जहाँ पे हमें डायगोनल में 0 मिला था
उस रो के साथ हम स्वैप कर देंगे तो हमारा ये वाला मसला हल हो जाएगा। तो अब इसकी हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हमने ये किया क्यों है, क्योंकि बेसिकली हो तो यही रहा है ना कि हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म बना रहे हैं, तो वो तो मसला इसमें कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट ही आइडेंटिटी लिख दें। बस की एप्लीकेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो हम उसका फ़ायदा देख लेते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को याद होगा कि हमने इंटर में हम जब एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे तो उसका एक बड़ा ही मुश्किल तरीका होता था कि हम एडजॉइंट निकालते थे सबसे पहले एक मैट्रिक्स का। लेट्स से अगर हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स थी 1 2 3 4, तो हम इसका एडजॉइंट निकालते थे और उसके बाद उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते थे, तो फिर हमारे पास इन्वर्स आता था मैट्रिक्स का। लेट्स से ये ए है, तो ए इन्वर्स होता था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग में अगर देखा जाए तो ये जो डिटर्मिनेंट वाला फंक्शन होता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। 2x2 पे तो हमें इतना मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि सिंपल क्या करना है 4 - 6, ये तो सिर्फ दो कैलकुलेशन में हमारे पास आ गए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी मैट्रिक्स बड़ी हो जाए जैसे 3x3 4x5 5x5, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तकरीबन n फैक्टोरियल में, वर्स्ट केस में n फैक्टोरियल के करीब पहुंच जाती है। तो ये बिल्कुल एक नो गो एरिया बन जाता है हमारे लिए कि हम डिटर्मिनेंट को नहीं यूज़ कर सकते। इससे काफ़ी काम ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और माइनस प्लस वगैरह करना पड़ता है, एक बहुत लंबा काम है। अभी जो हमने रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म देखी है उससे हमारा ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है और हमें जो इन्वर्स का आंसर है जितनी मर्जी बड़ी मैट्रिक्स हो वो n² या n³ में हमें मिल ही जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है n फैक्टोरियल से। तो उसका तरीका ये है कि इसी तरह हमें कोई भी मैट्रिक्स दी होगी, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें इसी के साथ एक और मैट्रिक्स गिवन होगी जो बेसिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की। इस केस में तो मैं 3x3 की एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको जेनेरिक बना सकते हैं, n/n डायमेंशंस हो सकती। तो करना फिर से वही है कि हमने इस मैट्रिक्स में हमने ऑपरेशंस लगाने हैं और इसको हमने रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में, यानी इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी बनाना है। तो लेट्स से क्योंकि यहाँ पे पहले ही 1 है, इसको हमने 0 करना है, तो इसमें जो सबसे पहला ऑपरेशन होगा वो ये होगा कि R2 - 4R1, यानी इस मैट्रिक्स इस रो को इससे माइनस करना होगा तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो हमने फैसला किया कि हमें ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब यही सेम ऑपरेशन हम जब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करेंगे तो इसमें भी थोड़ा चेंज आएगा। करते करते जब ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो जो इधर हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास इस मैट्रिक्स का इन्वर्स बन जाएगा। तो हम कुछ ही ऑपरेशंस में हमें इन्वर्स मिल सकता है और हमें डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें आराम से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स बन जाता है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में, जो इंशाल्लाह आप तीसरे सेमेस्टर में जाके देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में, जिसमें इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन खैर ये बस एक एप्लीकेशन थी इसकी। हमने तो ये नहीं करना, हमें बल्कि मेरे ख्याल से सरफराज ने कहा था कि ये भी करना है क्लास में। तो होमवर्क में तो सिर्फ ये लिखा होता है कि हमने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में करना है। अगर आप ये कर लेंगे तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये भी बहुत ही आराम से हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है कि राइट अ कोड टू क्वांटाइज एन इमेज टू 16 ग्रे लेवल्स। तो इसके लिए हम क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्वांटाइजेशन बेसिकली होती क्या है। तो लेट्स से हमारे पास एक कुछ वैल्यूज़ हैं 1 से लेके 100 तक, और हमने इन सारी वैल्यूज़ को 10-10 की बिन्स में फ़िट करना है। यानी एक बिन है हमारे पास 1 से 10 तक
अगली बिन है हमारे पास 11 से 20 तक, फिर हमारे पास है 21 से 30 तक, और सो ऑन। जो हमारे पास लास्ट बिन है वो है हमारे पास 91 से लेके 100 तक। तो इस तरह हमने एक टाइप ऑफ इसकी क्लासिफिकेशन कर दी है कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से इन बिन्स में हमारी फ़िट हो जाएं। अच्छा, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये हमारे पास 1 से 10 तक हमने एक बिन बना ली, 11 से 20 तक एक बिन बना ली, 21 से 30 तक, इसी तरह 91 से 100 तक। तो करना कुछ भी नहीं है, इस बिन में जो भी हमारे पास मीन वैल्यू, जो भी हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी, हमने जो उसमें इस बिन में जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो इस वैल्यू पे मैप कर देनी है। मैप करने का मतलब यानी इस वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देना। इस केस में 5 आ गई, इस केस में 15 आ गई, इस केस में हमारे पास 25 आ गई, और सो ऑन। हर हमारे पास कॉन्टीन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एक डिस्क्रीट वैल्यू आ जाएगी जिसके ख़िलाफ़ हम उन सारी वैल्यूज़ को मैप कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी ये क्वांटाइजेशन हो गई है। बेसिकली क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है। अब अगर इसको हम इमेजेस की फॉर्म में रिलेट करें तो जैसे कि आपको सेशन से भी याद होगा कि कोई भी जो इमेज होती है वो बेसिकली कुछ नहीं होती बल्कि 3 चैनल्स होते हैं उसमें, R, G और B चैनल, यानी रेड एक, जिसमें एक रेड वैल्यूज़ होती हैं, एक ग्रीन वैल्यूज़ होती हैं और एक में ब्लू वैल्यूज़ होती हैं, और सारी 2D मैट्रिसेस होती हैं। तो यानी एक इमेज कुल टोटल बना के एक 3D मैट्रिक्स बनाती है। इस तरह से ये R मैट्रिक्स, ये G मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स, ये भी एक असल में 2D मैट्रिक्स ही है। तो एक 3D मैट्रिक्स होती है एक इमेज। अब इसको जब हम 1D, इसको हमने कन्वर्ट करना है 1D इमेज में, और उसको फिर हमने कर देना है ग्रे स्केल, जैसे कि हमने सेशन में भी देखा था और आप इंटरनेट से भी वो देख सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है कि एक 3 चैनल्स को हमने 1 चैनल में हमने उसको एक टाइप ऑफ फिट कर देना है, उसको फ्लैटन कर देना है, और उसका हमने कर देना ग्रे स्केल, यानी ब्लैक एंड वाइट। एक फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड वाइट ही हो जाती है, लेकिन उसका एक फॉर्मल नेम जो है वो होता है ग्रे स्केल। तो उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास होती हैं 0 से 255 तक, और अब उसमें भी हमने यही करना है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी हमने बिन्स बना लेनी है। और इस केस में तो हमने 10 इक्वल बिन्स बनाई थी, अब इस केस में हमें बनानी पड़ जाएंगी 16 इक्वल बिन्स। तो उसका आप फार्मूला वगैरह लगा के आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से कौन सी वैल्यू किस बिन में फॉल करती है, और इस तरह से वो क्वांटाइज हो जाएगी। कोड की फॉर्म में देखें तो इसमें और कुछ भी नहीं लगना, बल्कि सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट्स लगनी है, और कोशिश करें आप इसमें लूप ना ही लगाएं। इफ़ स्टेटमेंट से आप इसको जितना कर सकते हैं वो आप कर लें। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है राइट अ कोड फॉर इमेज स्मूथिंग। तो इमेज स्मूथिंग का भी हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अच्छा, इमेज स्मूथिंग के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक 1D अरे, और सपोज़ कर लेते हैं कि 1D अरे में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 10, 12, इसी तरह 15, फिर 12, 13 और लेट्स से एक और 15। तो जो स्मूथिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं उनकी अगर हम एवरेज ले लें, तो अगर जैसे हम इन 3 वैल्यूज़ की यहाँ पे एवरेज लें तो वो अबाउट 13.3 या इसके इर्द गिर्द कहीं बनती हैं। इसी तरह हम इन 3 वैल्यूज़ की एवरेज ले लें तो वो भी कुछ 13.6 समथिंग की बनेगी। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्मूथिंग का वो यही है कि कुछ सेल्स जो होते हैं इमेज में, कुछ बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, कुछ डार्क होते हैं। तो जो ब्राइट वाले हैं वो अपने आसपास के डार्क वालों से डार्कनेस लेके वो थोड़े कह लें डल हो जाएं, और जो थोड़े डार्क हैं वो आसपास से ब्राइटनेस लेके वो ज़रा ग्लो अप कर दें, उनकी भी इंटेंसिटी बढ़ जाए। तो जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनका असर जब उस सेल पे पड़ता है
तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहते हैं इमेज स्मूथिंग। और ये होता कैसे है, आपने कुछ भी नहीं करना, एक पिछले सेल से और एक अगले सेल से आपने उसकी एवरेज ले लेनी है, और जो भी उसका कलर आता है उससे आपने उस पूरे विंडो को, जितनी भी आप विंडो सेलेक्ट करें, 3x3 की कर लें, 4x4 की कर लें, 5x5 की कर लें, वो जितनी भी आप विंडो सेलेक्ट करें उस विंडो में आपने उससे जो एवरेज आएगी उस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। तो इस तरह हमारी उस हिस्से में इमेज स्मूथ हो जाएगी। इसको हम नॉइज़ रिडक्शन, या जब एक तस्वीर में हमारे पास कह लें 2-3 पिक्सल जब मिस हो जाते हैं, या हमारे पास कह लें नॉइज़ ही आ जाती है, तो उसको भी रिमूव करने का यही तरीका होता है। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 15 नहीं, हमारे पास एक वैल्यू थी 50, तो ये एक हमारे पास हमें साफ पता चल रहा है कि ये इस रेंज में नहीं है, ये कोई आउटलायर है, कोई एक नॉइज़ है हमारी इमेज में। अब इसको सही किस तरह करना है कि अब जब हम इन 3 वैल्यूज़ की आपस में एवरेज लेंगे तो वो इतनी ख़तरनाक आउट ऑफ रेंज वैल्यू नहीं बनेगी, वो इससे तो कम ही बनेगी एटलीस्ट। तो उससे ज़रा इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, जिससे इतना फील नहीं होगा, और इमेज में भी जब आप इसको अप्लाई भी करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना वो महसूस नहीं होता। तो ये बेसिकली इमेज स्मूथिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें ना अभी भी एक मसला है। जो हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है वो यही है कि हमने हर इंडेक्स पे जाना है, यानी हम ये कहते हैं आई यहाँ से शुरू हो। अब वो क्या करे, अपना एक पिछला चेक करे, एक अगला चेक करे, और उनसे एवरेज लेके वो कर ले। लेकिन मसला इसमें ये है कि अब हम जब यहाँ से शुरू करेंगे तो इसके पीछे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो एक तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, दूसरा वो सिर्फ एक वैल्यू से एवरेज लेगा, यानी इस केस में सिर्फ 2 की एवरेज आएगी। तो एक तो तरीका इसका ये है इसको हैंडल करने का कि जो हमारी कॉर्नर पे वैल्यूज़ हैं वो हम ऐसे ही लिख दें, यानी 10 ऐसे ही लिख दें, 15 ऐसे ही लिख दें, और बाकियों के साथ क्या करें कि हम शुरू यहाँ से करें, यानी सेकंड इंडेक्स से, फर्स्ट इंडेक्स से सॉरी, इस 12 से, और यहाँ पे भी हम एंड कहाँ करें, सेकंड लास्ट इंडेक्स पे। हमें लास्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो फिर आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ये उस सूरत में करें जब हमारे पास 3x3 की विंडो है। लेकिन यही विंडो अगर हम इंक्रीज़ करके हम अगर 5x5 की कर दें तो फिर हमें कितने छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 3x3 में हम 1 छोड़ रहे थे, तो 5x5 में हमें 2 छोड़ने पड़ेंगे एंड से, ये 2 और ये 2। तो शुरू हम करेंगे तकरीबन सेकंड इंडेक्स से और एंड करेंगे सेकंड लास्ट इंडेक्स पे। तो अगर किसी भी इमेज की फॉर्म में देखें तो उसमें भी बेसिकली अगर हम यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो यही करना है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ 1D अरेज ही होती है ना, एक 2D अरे, कि उसमें काफ़ी ज़्यादा 1D अरेज होती हैं, और ये भी हमने 1D अरे देखी है। तो इसी तरह हम कोई विंडो ले लें इसमें, जिस तरह मैंने ये एक 3x3 की विंडो ले ली है। अब इसमें करना क्या है कि जितनी भी इसमें वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज निकाल के इन सब सेल्स को उससे रिप्लेस कर देना। तो उससे होगा क्या कि ये हिस्सा हमारा स्मूथ हो जाएगा, इसका कलर एक सा हो जाएगा, और जो बाकी जितनी भी यानी हर एक विंडो का एक एक कलर हो जाएगा। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को हम एक पूरी इमेज पे लगाएं तो उससे ये होगा कि पूरी इमेज का एक ही कलर हो जाएगा। लेकिन यही हमारे पास इस इमेज स्मूथिंग का नुकसान यही है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन लूज़ हो जाती है, हमारी जो तस्वीर होती है वो काफ़ी फेड हो जाती है, क्योंकि एक ही कलर हो जाता है, तो हमारे पास वो तस्वीर में उस तरह की शार्पनेस नहीं रहती। तो हर लोगों का इसी तरह कौन होता है, तो अगर हमें इमेज इस तरह स्मूथ करनी है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होती रहेगी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कलर जो हैं वो फेड होते रहेंगे। यही काम अगर हम एक नेस्टेड लूप में करें तो आहिस्ता आहिस्ता आप जब इसको कोड करेंगे तो देखेंगे कि कैसे हर आइटरेशन के बाद इमेज आहिस्ता आहिस्ता से ब्लर से ज़्यादा मज़ीद ब्लर होती जा रही है। कोडिंग में देखें तो इसमें और कुछ भी नहीं करना, बस एक नेस्टेड लूप लगेगा जो कि पूरी इमेज को स्मूथ कर देगा। तो ये क्वेश्चंस थे तमाम जितने भी थे, 3 क्वेश्चंस जो होमवर्क के थे जो हमने डिस्कस कर लिए।
अब जो अगला कॉन्सेप्ट है डिस्कस करने वाला, वो मैं थोड़ी पहले बेस बना देता हूँ कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अब फ़र्ज़ करें हमने स्टोर करवाना है स्टूडेंट्स का डेटा। तो स्टूडेंट्स का डेटा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स में स्टूडेंट की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट का कोई आईडी होगा, जिसको हम रोल नंबर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट का कोई नाम होगा, इसी तरह उसका कोई जीपीए होगा जो हम फ्लोट में ले लेते हैं। इस तरह से उसके हम काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। उसका एड्रेस आ सकता है, उसका CNIC आ सकता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ सकता है, जितने मर्ज़ी एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। अब हम इस तरह हम अगर एक किसी भी क्लास का हमने सारे तमाम स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना हो, तो उसको भी हम फिर जो आईडी होगी उसकी भी एक अलग से अरे बन जाएगी। तो इधर तो एक आईडी है, तो अगर हमने पूरी क्लास का डेटा इस तरह से स्टोर करना हो तो वो 50 की अरे बन जाएगी। इसी तरह जो नेम्स की है वो भी 50 साइज़ की एक अरे बन जाएगी। जो जीपीए की है वो भी एक अरे बन जाएगी फ्लोट टाइप की 50 साइज़ की। तो हर चीज़ की एक अरे बनती जाएगी। और अगर बिलफर्ज हमें कोई से दो स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ आपस में स्वैप करनी हो, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक चीज़ जैसे हमने होमवर्क में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्वैप किया था, इसी तरह इधर भी एक एक चीज़ हमें स्वैप करनी पड़ेगी। पूरी अरे के एक जो पूरा इंडेक्स है, यानी उस इंडेक्स पे पड़ा नाम, उस इंडेक्स पे पड़ी आईडी, उस इंडेक्स पे पड़ा जीपीए, उस इंडेक्स पे पड़ी हर चीज़ हमें उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी पड़ेगी। तो ये काफ़ी हमारे पास एक कॉस्टली ऑपरेशन हो जाता है। और अगर देखा जाए तो इसकी इतनी कोई ख़ास तुक भी नहीं बनती। इसको सॉल्व करने के लिए हर लैंग्वेज ने कुछ सलूशन दिया हुआ है। तो इसका सलूशन जो C++ में हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही मज़े का सलूशन है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्ट। आसान ज़बान में स्ट्रक्ट का मतलब है एक अपनी डाटा टाइप बनाना। यानी पहले हम इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट यूज़ करते हैं, इधर हमारे पास एक पूरी अपनी हम खुद डाटा टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसमें क्या क्या होगा, किस तरह यूज़ करना है, वो हम सारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्ट का सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है कि स्ट्रक्ट आता है, सबसे पहले कीवर्ड, उसके बाद जो भी हमने डाटा टाइप के नाम रखना हो वो आता है, और फिर स्ट्रक्ट की एक बॉडी होती है। अब इस स्ट्रक्ट की बॉडी में जो भी हमने इस चीज़ का ये इस केस में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट डाटा टाइप है, उसकी हमने जो हमने उसमें वेरिएबल्स हैं जो हमने पहले बनाए थे, इंट आईडी थी, नेम था, जीपीए था, वही हम इधर डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई स्टूडेंट का आईडी होगा, स्टूडेंट का कोई नाम होगा, इसी तरह स्टूडेंट का कोई जीपीए होगा, और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हम सारे यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। और इससे होगा क्या कि जितने भी हम स्टूडेंट्स बनाएं सब में ये चीज़ तो कॉमन है, तो ये चीज़ हमें बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, बार बार डिक्लेयर नहीं करनी पड़ेगी, उसकी अरे नहीं बनानी पड़ेगी। वो एक जगह पे हमारे पास ये अपनी एक डाटा टाइप बन जाएगी। इसको यूज़ कैसे करना है मेन में, उसका तरीका ये है कि आप जैसे इंटीजर डिक्लेयर करते थे, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इसी तरह अब आप डिक्लेयर कर सकते हैं स्टूडेंट p, यानी एक स्टूडेंट बन गया, एक p नाम का एक स्टूडेंट हमारे पास बन गया, जिसकी अब एक आईडी है, एक नेम है, एक उसका जीपीए है। और अगर हमने, क्योंकि इस केस में हमने देखा था कि हमने 50 स्टूडेंट्स बनाए थे, तो हर चीज़ की हमें अलग अलग अरे बनानी पड़ी थी। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे,
इसका मैं मेन ज़रा दोबारा बना लूँ। तो ये इसका मेन है। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टाइप की पीस की हम बना लेंगे अरे, और इसमें जो मर्जी साइज़ दे दें। मैंने 50 दे दिया। तो होगा क्या कि वो ये रैम है ना, मेमोरी, फ़र्ज़ करते हैं एक स्टूडेंट के लिए क्या करेगा, ये स्टूडेंट का 0 इंडेक्स, यानी पहले स्टूडेंट के लिए क्या करेगा, वो यहाँ पे एक 4 बाइट का नाम स्टोर करेगा, 4 बाइट का आईडी या रोल नंबर स्टोर करेगा इंटीजर का, वो यहाँ पे उसका नाम स्टोर करेगा। वो इसी तरह यहाँ पे उसका GPA स्टोर करेगा। इसी तरह जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको वो एक साथ स्टोर कर देगा। और क्योंकि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उसकी एक अलग से इस तरह से अरे बन जाएगी जो कि कंटिन्यू होती रहेगी। हर स्टूडेंट का अपना आईडी, अपना नाम, अपना GPA होगा, अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। अब उसको एक्सेस कैसे करना है, उसका भी एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है कि अगर हमने पहले स्टूडेंट का कुछ भी एक्सेस करना है तो पीस का 0 इंडेक्स, यानी जो पहला स्टूडेंट पड़ा हुआ है हमारी अरे में, डॉट, कोई भी हमने इसमें से चीज़ एक्सेस करनी है, कोई भी स्टूडेंट का एट्रीब्यूट एक्सेस करना है, उसका आईडी हो, नाम हो, हम डॉट यूज़ करेंगे। और डॉट आईडी इक्वल्स टू 22049, वो क्या करेगा, स्टूडेंट की 0 में देखेगा इंटीजर जो आईडी वेरिएबल है उसमें यहाँ पे 22049 स्टोर कर देगा। तो डॉट से हम उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अब आपने देख लिया होगा कि जो हमारे पास पहले मसला आ रहा था स्वैपिंग का, वो अब बेहतरीन तरीके से हल हो गया। अब हम सिंपल एक, अगर हम अपना स्वैप फंक्शन बनाएं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पीस का इंडेक्स किसी भी पीस के इंडेक्स के साथ स्वैप कर दें, वो पूरा का पूरा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, जब भी हम अपनी डाटा टाइप बनाते हैं ना, ये स्टूडेंट होना चाहिए, जब भी हम अपनी डाटा टाइप बनाते हैं तो वो उसका जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मैं अरे नहीं बनाता, अगर मैं सिंपल स्टूडेंट टाइप का एक समझे अमीन बना लेता हूँ, ये मैंने अमीन नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया जिसकी टाइप स्टूडेंट है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ को हम स्ट्रक्ट के थ्रू हम बना सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक चेयर है, समझे कोई रजिस्टर है, हर चीज़ के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को लिस्ट करके हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसको हम बहुत ही डीपली देखेंगे अगले कोर्स में और फर्दर क्लासेस में भी। अभी अब सिर्फ इसका एक आइडिया ले लें कि स्ट्रक्ट होता क्या है। होता कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट की डिज़ाइन, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्ट यूज़ होता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इसके जो अंदर के एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्सेस किस तरह करने हैं, और उनका एक्सेस करने का यही तरीका होता है कि हम डॉट यूज़ करते हैं और डॉट से हम उसके सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस करके उनमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्ट्रक्ट्स कवर किए हैं और जो पाइथन के रिलेटेड आपका होमवर्क था वो कवर किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम स्ट्रक्ट्स को डीपली डिस्कस करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।